आज हम इस क्लास के सेशन में देखेंगे कि बायोलॉजी के श्वसन तंत्र से जो भी मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कशन करने वाले हैं, जो क्लास 10th के लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी पौधा में नहीं होता है, इसमें एटीपी होता है और अतः इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। सेकेंड कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन का यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो पायरुवेट का विखंडन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप दो एटीपी का विखंडन होता है, दो पायरुवेट का विखंडन होता है, दो पायरुवेट का विखंडन होगा और इन दोनों पायरुवेट के विखंडन के परिणाम स्वरूप पायरुवेट के विखंडन से 36 एटीपी 18 + 18 एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का निर्माण होता है और इन 18 एटीपी और जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस होता हुआ रहता है कोशिकीय द्रव्य में, उसके फलस्वरूप 2 एटीपी का लाभ हो चुका होता है। इन सभी 18 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी, यह सभी मिलकर 38 एटीपी का निर्माण करती है। 38 एटीपी का निर्माण करेगी और 38 एटीपी मिलकर एक यूनिट ऊर्जा बनाती है, एक यूनिट ऊर्जा बनाती है, यूनिट ऊर्जा का निर्माण करेगी। अर्थात पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल हमेशा अवायवीय शोषण में बनेगा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और यह क्रिया किण्वन के द्वारा भी कहलाती है। तो किस में होगा, अवायवीय शोषण में। और इथाइल अवायवीय शोषण होता है, इसमें इथाइल अल्कोहल और सबसे कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें अपार ऊर्जा की प्राप्ति होता है, उपस्थिति में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपार ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, कहता है निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है और 36 एटीपी मिलकर 38 एटीपी होगा, 38 एटीपी मिलकर एक यूनिट ऊर्जा का निर्माण करती है, एक यूनिट ऊर्जा का निर्माण करता है। तो किसके से होगा, एटीपी को क्या करें हम, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 5, कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अभी बताएं कि अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा, इससे क्या होगा, कम ऊर्जा मुक्त होगा, इससे कम ऊर्जा मुक्त होता है। परंतु जो वायवीय शोषण है, वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, इससे ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होगा, अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा मुक्त होता है इसमें। तो आंसर हो जाएगा 5 का ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 6, कहता है मछली यानी मत्स्य में श्वसन होता है। तो इसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा आती है, क्योंकि मछलियां जल में होती है और यह जल में घुले हुए ऑक्सीजन से अपना श्वसन करती है, अतः यह गिल्स से करती है। किससे करती है, गिल्स। या तो इंग्लिश में देगा
क्लोन से करता है, जबकि ट्रैकिया द्वारा कीट पतंग करता है। ट्रैकिया के द्वारा कौन करता है? कीट पतंग ट्रैकिया के द्वारा, कीट पतंग जो है ट्रैकिया के द्वारा अपना शोषण करते हैं। तो ट्रैकिया के द्वारा शोषण कौन करता है? कीट पतंग करता है। जबकि फेफड़ा के द्वारा जो मैमेलिया वर्ग के है, जो भी मैमेलिया वर्ग या मानव या जो भी जंतु है कुछ जो वह फेफड़े के द्वारा ही शोषण करता है। और नाक के द्वारा, तो ये शोषण का एक भाग है, परंतु शोषण में ज़्यादा भूमिका ही नहीं निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े तिलचट्टा में, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां जो है वह निमोनिया है। इससे प्रवाहित जो होता है फेफड़ा होता है। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से है और इससे जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग जो है वह फेफड़ा होता है। प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा होता है प्रभावित अंग। मलेरिया मदा एनोफ्लीज मच्छर से होता है। तो मदा एनाफिलीज मच्छर से फैलता क्या है? मदा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। और मधुमेह इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। जबकि डायरिया दूषित जल या दूषित जो भी भोजन होगा वह खराब भोजन खाने से होता है। तो ये दूषित जल से होता है। दूषित जल से क्या होता है? डायरिया की बीमारी होती है। तो यह दूषित जल के परिणाम स्वरूप होता है। दूषित जल के सेवन से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन के लिए पत्तियां जिम्मेदार है। और जो पत्तियां हैं स्टोमाटा के द्वारा शोषण करती है। तो स्टोमाटा के द्वारा, परंतु पौधे में केवल पौधा ऊपर ही नहीं होता है, कुछ जलीय पौधे भी होते हैं। तो वह जलीय पौधे अपने जो भी तना होती है वह वायवीय तना बाहर निकली होती है, उसके द्वारा शोषण करता है। परंतु कुछ पौधे नीचे होते हैं, तो जो जल की साफ नीचे होगी उसमें शोषण जड़ के द्वारा होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि जड़ के द्वारा भी शोषण कर सकता है, वो पत्तियों द्वारा भी कर सकता है और तना के द्वारा। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो हम पत्तियां मारते हैं कि पत्तियों के द्वारा ही शोषण होता। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कह रहा है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन में ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O जल और साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होता है। तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O नहीं, हमारे पास ऊर्जा भी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऊर्जा नहीं, H2O और ऊर्जा नहीं, CO2 H2O और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले, तो 11 कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। बताएं कि कोशिका द्रव्य में जो कोशिका होता है उस सेल है, एक कोशिका है, यह एनिमल सेल है। तो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है और इस कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग भी होते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य है, तो इन कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ऑक्सीजन हो भी सकता है और न भी, परंतु इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 ATP का लाभ होगा। 2 ATP का लाभ होता है और यही 2 ATP आगे जाकर 36 ATP में जुटकर 1 यूनिट ऊर्जा का निर्माण करती है। तो कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य में।
परंतु जो मतलब क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होगी, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। अब रंध्र अनुपस्थित होगा वह श्वसन नहीं कर पाएगी। तो रंध्र जो है हाइड्रिला में न होता है, हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाया जाता है, परंतु नागफनी में होता ही है। कनेर के जो रस होते हैं इससे जो दुधिया पदार्थ निकलता है, दुधिया पदार्थ निकलता है उसे इस लेटेक्स कहते हैं। दुधिया पदार्थ जो निकलता है पदार्थ उसे लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स कहा जाता है इसे। तो 12 का आंसर कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रिला में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है, किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होगा और इससे जो किण्वन की प्रक्रिया होगी तो किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इथाइल एल्कोहल, इसके परिणाम स्वरूप इथाइल एल्कोहल C2H5OH का निर्माण होगा, C2H5OH का क्या होगा, निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 14 कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। पीछे बताएं कि जो ट्रैकिया है वह कीटों का श्वसन अंग है। अब कीट के पहचानने की तरीका है कि उसमें 6 पाद होते हैं, मतलब 6 पैर होगा। तो जो भी कीट होगा कॉकरोच कीट ही है, इसमें एक कॉकरोच कीट है, मक्खी कीट है, मक्खी भी कीट है, मधुमक्खी भी कीट है, मधुमक्खी यह भी क्या है, मधुमक्खी भी क्या है, कीट है। तो इस सब जितना भी कीट पतंग होते हैं उन सभी में श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया ही होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष लैरिंग्स या फेरिंग्स या नासाद्वार नहीं होता है, क्योंकि इनका गर्दन नहीं होता है, इसका डायरेक्ट सर और सर के बाद शरीर होता है। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 15 कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सीडेशन क्रिया होगी और ऑक्सीडेशन क्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। परंतु यहाँ और भी है ऊष्माक्षेपी, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है या उपचयन। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर देखें तो ये उपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयन। नेक्स्ट अभिक्रिया देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कहता है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधे के पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे रंध्र कहते हैं। तो पौधे की जो पत्तियां हैं इन पत्तियों पर छोटी छोटी छिद्रें पाई जाती हैं, इन छिद्रों को ही हम रंध्र कहते हैं। इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, रंध्र। तो छोटे छोटे जो छिद्र हैं इन छिद्र को ही क्या कहते हैं, इस छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। तो जो रंध्र है पेड़ पौधा में गैसों को विनिमय का माध्यम बनता है, तो यह गैसों का क्या करेगा, आदान प्रदान करता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि भोजन पदार्थ का परिवहन पौधे में कौन करता है, तो पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है। इसमें फ्लोएम कोशिका पाई जाती, फ्लोएम उत्तक पाया जाता है जो पौधे में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण में पत्ती करती है प्रकाश संश्लेषण, और यह पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट के घराना में क्लोरोप्लास्ट के घराना में संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट के घराना में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। एटीपी का विस्तारित रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। ये जो एडिनोसिन है तो इस एडिनोसिन में ये नाइट्रोजनी क्षार है,
नाइट्रोजनी क्षार। इसको अलग लिख दें हम तो एटीपी का जो एटीपी में जो एडेनोसिन है यह नाइट्रोजनी क्षार है। परंतु देखिएगा तो ट्राइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट समूह है, तीन फॉस्फेट समूह है। तो एटीपी में कितना फॉस्फेट समूह हो जाएगा? 3। और क्षार कितना हो जाएगा? एक नाइट्रोजनी क्षार एडेनोसिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज जब C6H12O6 यह ग्लूकोज है, जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह अपघटित होता है तो इससे बताएं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O प्लस क्या निकलता है? ऊर्जा मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ऊर्जा। तो कहा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। सिर्फ ऊर्जा? नहीं। सिर्फ H2O? नहीं। इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी मुक्त होता है। ऊर्जा भी मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखें, कहता है मनुष्य में नासिक नहीं होगा, सोझे नासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोझे नासिक होगा। नासिका छिद्र लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो नासिक छिद्र ट्रैकिया हो गया, लैरिंक्स हो गया और फेफड़ा, यह सब श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र में क्या होता है? तो पाचन तंत्र में मुख, दांत, जीवा और इसमें आगे जाए तो ग्रास नली, आगे बढ़े तो आमाशय, आगे जाए तो छोटी आंत के बाद आगे गए तो छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद मलाशय या रेक्टम, मलाशय पाया जाता है। तो यह पूरा क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह सब क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन चले। क्वेश्चन कहता है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन अर्थात जो जिस चीज का प्रयोग कर कोशिका ऊर्जा बना रही होगी वह कोशिकीय ईंधन कहलाएगा। कोशिकीय ईंधन में कोशिका किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, यानी C6H12O6 का प्रयोग कर क्या बनाती है? इससे से ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। प्रोटीन कोशिका का मरम्मत करता है। तो यह कोशिका का मरम्मत करता है। क्या करता है? कोशिका का मरम्मत करता है। कोशिका का क्या करता है? मरम्मत करता है। जबकि वसा क्या है? तो वसा हमें जैसे यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा होती है, परंतु अधिक मात्रा में वसा लेना अच्छी बात नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21 कहता है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या। अभी बताएं एटीपी के फुल फॉर्म की एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें ट्राइफॉस्फेट में ट्राई का अर्थ होता है 3, अर्थात फॉस्फेट समूह कितना है? 3 है। जबकि जो एडेनोसिन है यह नाइट्रोजनी क्षार है। एडेनोसिन यह नाइट्रोजनी क्षार है। तो कहता है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी है? तो फॉस्फेट की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22 क्वेश्चन कहता है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या कहलाता है? तो
अतः कोई भी जीव पहले ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसके बाद फिर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा लेगा, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले सकता है। तो ऑक्सीजन युक्त हवा लेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा छोड़ता है। यह दोनों क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, निःश्वसन ऑक्सीजन युक्त हवा को, ऑक्सीजन युक्त हवा अंदर लेने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेने की प्रक्रिया है, अंदर लेने की प्रक्रिया है, लेने की प्रक्रिया है। तो निःश्वसन में क्या होता है? निःश्वसन में अंदर लेता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन में छोड़ेगा, सॉरी, निःश्वसन में छोड़ता है, अंतःश्वसन, निःश्वसन, अंतःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है, लेगा ही। निःश्वसन में यह सभी अंदर लेता है, जबकि इनहेल किया तो ये पूरा लेती है और उसके बाद वायु लेगा और इन सभी को आप फिर दोबारा फेफड़ा में जो भी रक्त है वह रक्त आया रहता है, वह रक्त पूरी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के अणु को लेगा और शरीर में पूरा तरह पहुंचाएगा। फिर वहां से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर फेफड़ा में लाकर छोड़ देता है। यह दोनों क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो इतना ही था श्वसन चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे जरूर देखिएगा, यह एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा।